फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आज का एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंडिगो। यदि लुईस फिशर की हम बात करते हैं तो लुईस फिशर का जन्म हुआ था 1896 में और डेथ हो गई थी 1970 में। इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया में। कहाँ पे हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। और इन्होंने कुछ समय तक ब्रिटिश आर्मी में एज ए वॉलंटियर काम भी किया है। और कब से कब तक किया है? 1918 से 1920 तक। कब से कब तक? 1980 से 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने एज ए वॉलंटियर वर्क किया है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी है महात्मा गांधी के ऊपर, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या था उसका नाम? उसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये इन्होंने बुक लिखी थी। और इसी बुक में से आपका जो चैप्टर है इंडिगो, ये एक्सर्ट लिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिगो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडिगो की बात करते हैं तो इंडिगो होता है एक प्लांट जिससे नील मिलता है, जिससे नीला कलर पाउडर बेस तैयार होता है, जो कपड़ों में आता है ना, उजाला, नील सी सफ़ेदी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो नील की खेती पहले की जाती थी और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती थी, बहुत डेंजरस होती थी। जिस ज़मीन पर एक बार नील की खेती कर दी, वो ज़मीन कई सालों तक उस पर फिर नहीं कुछ बोया जा सकता था। वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती थी, बैरन हो जाती थी, फर्टाइल नहीं रहती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैप्टर में होता ये है कि जो महात्मा गांधी जी हैं, जब वे साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ से वे वापस आ गए थे, साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया में आ गए थे, शायद 1912 में आए थे, 1912 में। तो इंडिया आ गए थे। उसके आने के बाद तो वे ऐसे अपने अधिवेशन जो होते थे कांग्रेस पार्टी से, इससे मिले हुए थे। तो उनके जो कन्वेंशन थे, अधिवेशन से, उनमें जाया करते थे। तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है, यहाँ पे शुरुआत होती है किसकी? कि जो ये लुईस फिशर साहब है ना, जो लुईस फिशर साहब है, इनका इंटरव्यू लेते हैं। किनका इंटरव्यू लेते हैं? महात्मा गांधी जी का। कब की बात है ये? बात है 1942 की। कब की बात है? 1942 की बात है। कौन? जब लुईस फिशर पहली बार गांधी जी से मिला इन्हीं के आश्रम में, और इनको मौका मिला कुछ समय तक इनके साथ रहने का। तो वहाँ पर इन्होंने, किसने? लुईस फिशर ने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। तो गांधी जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने अंग्रेज़ों को भगाने का यहाँ से काम शुरू कर दिया था, और ये मेरा पहला काम था जो मैंने अपने इंडिया में शुरू किया था। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि दिसंबर 1916 की बात है कि उस दिन गांधी जी कहाँ पर थे? उस दिन गांधी जी लखनऊ में थे। कहाँ पर थे? लखनऊ में थे। और लखनऊ में क्या चल रहा था? एनुअल कन्वेंशन चल रहा था, वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। किसका चल रहा था? यदि हम समझने की कोशिश करें तो वो नेशनल, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कहाँ पे? लखनऊ में चल रहा था। कब? दिसंबर 1916। तो लखनऊ में जब, और वहाँ पर कितने डेलीगेट्स आए थे? यदि हम बात करें 2301 जो डेलीगेट्स थे, यानी कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पर नेता आए थे अपना अपना प्रतिनिधित्व लेके। तो यहाँ पर इतने डेलीगेट्स आए थे। तो ये जितने भी डेलीगेट्स थे यहाँ पर अपनी अपनी राय रखने के लिए आए थे। तो जब गांधी जी का यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो गांधी जी की निगाह पड़ती है। निगाह क्या पड़ती है? गांधी जी के पास एक किसान आता है जो कहता है कि जी मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला। किसान आता है इनके पास इस अधिवेशन में, क्या कहता है कि मेरा नाम राजकुमार है, राजकुमार शुक्ला है, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? ये जो राजकुमार शुक्ला है कहता है कि मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। कहाँ का? चंपारण। अब गांधी ने अपने जीवन में अब से पहले चंपारण के बारे में नहीं सुना था कि चंपारण भी कोई चीज़ है। तो ये अपनी समस्या बताता है कि हमारे साथ पहले से ही क्या चल रहा है? बहुत पहले से लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है। हमारा और लैंडलॉर्ड का क्या है? एग्रीमेंट है। और उस एग्रीमेंट में हम सभी क्या है? शेयर क्रोपर हैं। और ये भी क्या है? एक शेयर क्रोपर है। और हमें वहाँ पर रेंट पर काम करना पड़ता है और ज़मीन बोनी पड़ती है। तो इसके बारे में बताता है। और ये गांधी से कहता है कि हमारे साथ वहाँ पर लैंडलॉर्डों ने बहुत ज़्यादा अन्याय कर रखा है और आप हमारे साथ चलिए और हमें इससे छुटकारा दीजिए। अब बात यह आती है कि राजकुमार शुक्ला गांधी के पास क्यों आया?
किसी और के पास भी तो जा सकता था ना। ये इसलिए गांधी के पास आया क्योंकि किसी ने इसको बताया था कि कोई गांधी है, तुम्हारी हेल्प वही कर सकता है, किसके खिलाफ, इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। अब असली जो मुद्दा था जो गांधी के पास जो ये आया, क्यों आया, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैंने फिर किससे, राजकुमार शुक्ला से कहा कि अभी तो मुझे कानपुर जाना है। कहाँ जाना है? कानपुर जाना है। कानपुर के बाद मैं जाऊंगा, अभी तो मेरा कानपुर में मीटिंग है, उसके बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों में मेरी मीटिंग है, ठीक। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तो यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला हैं उसके साथ साथ रहे, कानपुर भी गए, हर उनके अधिवेशन में गए। तो ऐसे चलते 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 वे पहुँच जाते कहाँ? गांधी जी के आश्रम, अहमदाबाद के पास। कहाँ पर? अहमदाबाद के पास गांधी जी का आश्रम था। वहाँ पर कौन पहुँच जाते हैं? राजकुमार शुक्ला। और फिर इनसे कहते हैं गांधी जी अब तो कोई डेट फिक्स कर लो। तो गांधी जी उनकी टीनासिटी को देखकर, किसको देखकर? टीनासिटी या डिटर्मिनेशन को देखकर गांधी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और राजकुमार शुक्ला तो को कहते हैं कि मैं कलकत्ता आऊँगा। क्या आऊँगा? मैं कलकत्ता आऊँगा, फला फला डेट में आऊँगा, तुम मुझे वहाँ मिला और वहाँ से मुझे लेके चले जाना। तो बस फिर क्या था, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, वही दिन गांधी जी कहाँ आ जाते हैं? कलकत्ता। और वहाँ पर वे अपना अधिवेशन में, तो गांधी जैसे आते हैं तो वे पहले से ही देखते हैं कि वहाँ पे तो पहले ही राजकुमार शुक्ला बैठे हुए हैं। किस पर? होंचिस उगड़ू बैठे हुए और गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। गांधी जी अपना अधिवेशन पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद वे उसको लेकर, कौन? राजकुमार शुक्ला और दोनों किस में? ट्रेन में बैठते हैं। किस में बैठते हैं? ट्रेन में बैठते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? पटना। अब भाई ये आ गए कहाँ पर? पटना आ गए। कौन? दोनों पटना आ जाते हैं। कुमार शुक्ला गांधी को लेकर जाता है कहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद के घर। राजेंद्र प्रसाद, थोड़ा सा हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में समझते हैं। राजेंद्र प्रसाद किसके? किसके? राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और बाद में यही हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। क्या बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही बने। अब दोनों कौन? राजकुमार शुक्ला और हमारे गांधी जी। अब हाँ कौन? अब दोनों राजकुमार शुक्ला और गांधी कहाँ पर आ जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद के घर पर आ जाते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद के घर पे क्यों जाते हैं? ये इसलिए जाते हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वकील थे, एक लॉयर थे, और ये किसका केस लड़ रहे थे? ये केस लड़ रहे थे शेयर क्रॉपर का। और शेयर क्रॉपर कौन? राजकुमार शुक्ला का। अब जैसे उसके घर जाते हैं तो इनको पता चलता है कि वे तो यहाँ पे है ही नहीं, वे तो आउट ऑफ स्टेशन है। और जब वे आउट ऑफ स्टेशन हैं तो उनका जो नौकर था वो इनको कहता है ठीक है भैया आप बैठिए, आप यहाँ पर बैठो, और जैसे भी आएंगे वे तो आज तो आएंगे नहीं, कल आएंगे। तो वो इसको क्या समझता है? गांधी को भी वो क्या समझ लेता है कि ये भी कोई किसान है। और गांधी जब पानी पीने के लिए कहाँ पर जाता है? कुएं के पास जाता है और उससे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है तो उसको वो नौकर मना कर देता है, कहता है कि तुमको इससे पानी नहीं निकालना है, क्योंकि वो जो नौकर था वो गांधी को अनटचेबल समझ रहा था कि गांधी भी किसी छोटी जात का क्या है? इंसान है। अगर इसकी बकेट से थोड़ा सा पानी पूरे इसमें गिर गया, किसमें? कुएं में गिर गया, तो पूरा पूरा कुएं का जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक अनटचेबल पर्सन है। और इस बात को देखता है तो गांधी नोटिस करता है कि यहाँ पर तो बड़ा ही सोशल बैकवर्डनेस है। तो इस बात को कौन देखता है? गांधी देखता है। जाने से पहले वो डिसाइड करता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? प्रोफेसर JB कृपलानी, जो एक आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर में क्या है? प्रोफेसर है। इनको क्या लिखता है? एक तार भेजता है कि मैं आ रहा हूँ। अब इससे मुलाकात कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में इससे मुलाकात हुई थी और वहाँ पर ये इनके फ्रेंड बन गए थे। तो फिर ये रात को 15 अप्रैल 1917 को रात को 12 बजे कहाँ पहुँच जाते हैं? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में कौन? प्रोफेसर JB कृपलानी इनके अपने स्टूडेंट्स के साथ रात को 12 बजे खूब भीड़ लग जाती है, इनका स्वागत करते हैं बड़े धूम धड़ाके से। और फिर ये वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? वहाँ से चले जाते हैं प्रोफेसर, एक दूसरे थे गवर्नमेंट टीचर थे जिनका नाम था मलकानी, इनके घर ये 2 दिन तक रुकते हैं। और 2 दिन तक ही इसलिए रुकते हैं क्योंकि ये जो हमारे गांधी जी हैं ये एक लॉयर हैं, किसके? होम रूल एसोसिएशन के। अब होम रूल लीग जो थी, एसोसिएशन थी, वो किसके खिलाफ थी?
वो हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करती थी, इसलिए ऐसे को रखना इनके लिए सुरक्षित नहीं था। इसलिए जी के आने की खबर कहाँ पर, पूरे मुजफ्फरपुर में, पूरे चंपारण में फैल गई थी और किसान इनसे मिलने के लिए कहाँ से, मुजफ्फरपुर में आना शुरू हो गए थे। मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों से किससे मिलने के लिए, गांधी जी से, और आसपास के इलाकों से चंपारण से भी और चंपारण के आसपास के इलाकों से किससे मिलने के लिए, गांधी से मिलने के लिए आना शुरू हो गए थे। कोई पैदल आ रहा है, कोई किसी व्हीकल में बैठकर आ रहा है, तो सब इससे मिलने के लिए आ गए थे। और यदि बात करते हैं मुजफ्फरपुर के लॉयर्स की, फिर मुजफ्फरपुर के लॉयर्स गांधी से मिलते हैं और गांधी को बताते हैं किसके केस लड़ रहे हैं और शेयर क्रॉपर से हम काफ़ी बड़ी मात्रा में फीस भी ले रहे हैं, मोटी मोटी फीस ऐंठ रही हैं। तो इस बात को सुनकर गांधी गुस्से में आ जाते हैं और इन सबको धमकाते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, ये तो पहले ही बेचारे इतने गरीब किसान हैं, डरे हुए हैं, और इनको आप इनसे मोटी मोटी फीस लूट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और आप इनको कोर्ट ले जा रहे हैं, कोर्ट ले जाना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इनके अंदर जो डर भरा हुआ है लैंडलॉर्ड्स का, पहले आप उसको ख़त्म करो। अगर आप उसको ख़त्म कर पाओगे तो वही इनकी आपकी सबसे अच्छी जीत होगी, विजय होगी, तभी आपका केस सफल माना जाएगा। तो कौन, गांधी जी इनको अच्छे से धमका देते हैं। अब बात करते हैं किसकी, चंपारण की। चंपारण में आखिर प्रॉब्लम थी क्या, अब इस बात को अब हम समझ लेते हैं। आखिर गांधी चंपारण आया क्यों, है ना, ये समझते हैं। अब ये है चंपारण, क्या है ये है पूरा का पूरा चंपारण। अब चंपारण में क्या हुआ, चंपारण की ज़्यादातर जो लैंड है, ये क्या है, पूरी जो लैंड है, ये चंपारण की क्या है, लैंड है। सारी की सारी लैंड क्या है, एरेबल है। क्या है, एरेबल। एरेबल का मतलब क्या होता है, जो कृषि करने योग्य होती है, उपजाऊ भूमि है, अच्छी होती है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, इंग्लिशमैन थे, क्या थे, इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन मतलब अंग्रेज। अंग्रेजों ने इसको डिवाइड कर दिया, किस में डिवाइड कर दिया, पूरी चंपारण की लैंड को एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया, और इन एस्टेट्स को लैंडलॉर्ड्स को दे दिया। किसको दे दिया, लैंडलॉर्ड्स को दे दिया इस एस्टेट्स को। और जब इस एस्टेट्स को किसको दिया, लैंडलॉर्ड्स को दिया, तो लैंडलॉर्ड्स ने इनके छोटे छोटे खेत बना दिए, पट्टे काट दिए, और इन पर किराए पर इनको किस पे दे दिया, रेंट पर दे दिया इन टुकड़ों को किसानों को। और किसानों से ये कहा कि भाई हम आपको देते हैं और आपको ज़मीन के 15% हिस्से पर, मान लिया हमने आपको ये ज़मीन दी, 10 बीघा ज़मीन दी, और 10 बीघा ज़मीन के 15% हिस्से पर आपको कौन सी फसल उगानी होगी, आपको उगानी होगी इंडिगो। इंडिगो मतलब नील की खेती करनी होगी। और जब वो फसल पूरी पक के तैयार हो जाएगी, उसको काट पीट के आपको हमें हैंडओवर कर देना है एज ए रेंट। क्या कर देना है, एज ए रेंट आपको हमें हैंडओवर कर देना है। ये था इनका एग्रीमेंट, ये था 15% का एग्रीमेंट। अब होता यह है, कुछ बहुत दिनों बाद क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, इनको पता चलता है, क्या पता चलता है कि जर्मनी में, कहाँ पे, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर दिया है। क्या तैयार कर दिया है, सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो क्या होता है, केमिकल से तैयार किया गया कलर, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो अब तो डिमांड रहेगी नहीं, तो इन्होंने क्या सोचा, क्यों ना अब फ़ायदा उठा लिया जाए जब तक किसानों को पता चले उससे पहले। तो इसलिए किसानों के पास आते हैं कौन, सभी लैंडलॉर्ड्स, और ये इनसे क्या कहते हैं, यदि आप 15% एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, ज़मीन को छुटाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत से जो किसान थे उनको इनका ये अच्छा नहीं लगा सुझाव, लेकिन उनमें से बहुत से जो किसान थे उन्होंने क्या किया, राजी खुशी सिग्नेचर कर दिए। क्या कर दिए, साइन कर दिए उनके एग्रीमेंट पर, और उनको पैसे दे दिए और 15% से छुटकारा पा लिया। अब जो कुछ थे, जो बचे हुए थे, बहुत सौ ने वकील कर लिए, तो इन्होंने लैंडलॉर्ड ने क्या, लठैती इकट्ठे कर लिए, डाकू इकट्ठे कर लिए, यानी कि जो चोट पहुंचा सकते हैं इनको, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको ही पीटना शुरू कर देते थे। अब कुछ समय बाद जब ये काम हो गया, तो अब पीजेंट्स को, जो ये गरीब पीजेंट्स थे, इनको भी पता चल जाता है किसका, इंडिगो का, कि जर्मनी ने नकली नील बनाना शुरू कर दिया। तो अभी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं वे लोग जिन्होंने साइन कर दिए थे और पैसे दे दिए थे। अब इनको गुस्सा आता है, अभी इनके खिलाफ बगावत करते हैं। तो लेकिन ये क्या,
लैंडलॉर्ड था, पूरा इनका जो सिस्टम था, पुलिस का सिस्टम था, ये सब एक जगह मिले हुए थे। तो इनको डरा धमका देते थे और इनके पैसे वापस नहीं दे रहे थे। और इन पैसों को वापस ये अब मांग रहे थे, इनको पैसा वापस नहीं दिया जा रहा था। इसलिए राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी से मिला और गांधी से अपनी ये समस्या बताई। और इस समस्या को दूर करने के लिए, इनके पैसे वापस दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से, और जो लैंडलॉर्ड का सिस्टम चल रहा था बहुत बेकार, इससे बचाने के लिए गांधी कहाँ आया था? चंपारण आया था। ये असली समस्या थी जिसके लिए गांधी यहाँ पे आया था, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब गांधी ने पता लगाने के लिए कि वास्तव में जो समस्याएं रियल हैं या कुछ इसमें और भी कोई समस्या है या इससे अलग भी कोई और समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उसका पता करने के लिए गांधी जी कहाँ पर जाते हैं? अब हम बात करते हैं गांधी जी मिलने जाते हैं किससे? ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी जी जो सेक्रेटरी थे, क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, इसके जो सेक्रेटरी थे, इनसे मिलने के लिए जाते हैं। किनसे मिलने के लिए? इनसे मिलने के लिए जाते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के क्या थे? सेक्रेटरी थे। और इनसे कहते हैं कि भैया आपके राज्य में क्या चल रहा है? हैं? क्यों किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है? इनके पैसे क्यों मार रहे हैं आप इनके पैसे वापस दीजिए, आप मुझे जानकारी दीजिए क्या चल रहा है। तो सेक्रेटरी क्या कहता है? बाहरी इंसान को ये जानकारी नहीं दे सकते, आप एक आउटसाइडर है। तो गांधी कहता है मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, ये देश मेरा है, मैं अपने देश में कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, आप मुझे आउटसाइडर नहीं कह सकते। तो उसको मना कर देता है। जब मना कर देता है गांधी तो वहाँ से वापस आ जाता है। इसके बाद अगले दिन मना कर दिया। अगली बार क्या होता है? अगली बार जो इनका ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, क्या थे? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहत डिवीजन के थे। और इसी के अंडर में, इस डिवीजन में कौन आता था? चंपारण भी इसी डिवीजन में आता था। तो इन्होंने गांधी को बुलाया। क्या किया? गांधी को बुलाया और गांधी से कहा अबे ओ गांधी, ऐसा कर, निकल ले, जितनी जल्दी हो सके निकल ले, तिरहुत छोड़ दे, मुजफ्फरपुर छोड़ दे, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो गांधी को खूब डराया धमकाया और गांधी को वहाँ से क्या कहा कि चल जल्दी यहाँ से निकल ले अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। अब गांधी जी नहीं निकले। गांधी जी पूरे क्या कह सकता है इसको, स्टर्ड इंसान थे, बहुत ज़्यादा, है ना, मजबूत इंसान थे। तो वे नहीं गए, उन्होंने उसके बजाय वे किधर चल दिए? वे मोतिहारी चल दिए। क्या चल दिए? वे मोतिहारी की तरफ वे चल दिए। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। तो हमने बात की थी कि जो गांधी है सबसे पहले कहाँ आया था? पटना। पटना से कहाँ गया? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर से अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से ये मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ पे है? मोतिहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की कैपिटल है। कहाँ जा रहे हैं? मोतिहारी जा रहे हैं, चंपारण। और इनके साथ साथ कुछ जो लॉयर्स थे वे भी इनके साथ साथ हो लेते हैं। अब जहाँ पर ये रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं मोतिहारी पर, तो इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है, बड़े बेहतरीन तरीके से इनका स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर जाके जो हमारे गांधी जी हैं मोतिहारी में एक घर लेते हैं और उस घर में अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और जितनी भी जानकारी है किसानों की उनके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो एक दिन इनको पता चलता है कि पास ही के गाँव में क्या है कि एक किसान के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया है। तो गांधी को गुस्सा आता है, हाथी पे बैठते हैं और पर्सनली मिलने चल देते हैं। और जैसे ही पर्सनली हाथी पर बैठकर निकलते हैं, कुछ दूरी पर वे गए होते हैं कि तभी इस ब्रिटिश कमिश्नर का, है ना, इस ब्रिटिश कमिश्नर का क्या आता है? सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आता है और अपनी गाड़ी इनके हाथी के सामने रोक लेता है। गांधी को कहता है भाई नीचे उतरो और ऐसा करो, मेरे साथ गाड़ी में बैठो और वापस चलो यहाँ से। गांधी नीचे उतर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वापस आ जाते हैं। गांधी को गांधी के घर पे छोड़ के फिर गांधी को एक नोटिस देता है जिसमें लिखा था कि अभी के अभी मोतिहारी छोड़ दीजिए और यहाँ से निकल जाइए। तो गांधी जी क्या करते हैं? उसको लेते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, ये देश मेरा है, आप मुझे ऐसे नहीं भेज सकते। तो फिर क्या था? अगले दिन कोर्ट्स ने गांधी के नाम क्या भेज दिया? समन भेज दिया कि गांधी ने क्या किया है?
आज्ञा का उल्लंघन किया है, इनको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो अब गांधी पूरी रात नहीं सोए, उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया, किसको? राजेंद्र प्रसाद को, कि आप पटना से अपने अच्छे अच्छे वकील लेकर यहाँ पर आ जाइए चंपारण में। और उसके साथ साथ उन्होंने जो वाइसरॉय थे उनके पास, वाइसरॉय क्या होता है उस टाइम, जो इंडिया का, जैसे अभी प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता था, जो इस पर शासन करता था, राजा था, वो वाइसरॉय था। तो उनके पास भी पूरे वे सबूत भेज दिए, पूरे प्रूफ भेज दिए। और उसके साथ साथ अपना जो आश्रम था, कहाँ पर? गुजरात में, वहाँ पर भी इन्होंने क्या भेज दिया? टेलीग्राम भेज दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। अब ये सब काम हो जाता है और अगले दिन गांधी को कहाँ पर? कोर्ट में जाना था। गांधी जी के बारे में जब पता चला लोगों को कि कोई गांधी है जो आपके लिए लड़ रहा है, और अब वो किसके, इनके ऑफिशियल्स के चक्कर में फंस गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया, तो लोग इकट्ठा होने लगे। और चंपारण में, मोतिहारी में जो कोर्ट था, चंपारण की जो कैपिटल थी मोतिहारी, उसमें क्या था? एक कोर्ट था। अगले दिन सुबह को कोर्ट के चारों तरफ क्या? किसान इकट्ठे हो गए और उन्हें भयंकर डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, विरोध, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब गांधी जी कोर्ट में जाते हैं तो सब बौखला जाते हैं, जो विदेशी ताकतें थीं, जो ब्रिटिशर थे, वे घबरा जाते हैं और गांधी अब हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में। और गांधी का फिर सेशन जो होता है शुरू होता है। गांधी जी अपना जो भी इल्ज़ाम है उसको कबूल करता है, कहता है कि मुझे जो भी पेनल्टी लगेगी मैं करूँगा, देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विरोध इतना ज़्यादा था कि वे घबरा जाते हैं। तो उनका जो प्रोसिक्यूटर था, वकील था, वो कहता है जज से कि ये केस आज रहने दीजिए, फिर कभी देख लेंगे। तो ऐसे चलते चलते क्या कहता है, जो जज होते हैं वे कहते हैं कि हम आपका जो फैसला है लंच के बाद आपको हम सुनाएंगे। और फिर और उनसे कहता है कि आप तब तक अपनी ज़मानत इशू करा सकते हैं। तो गांधी कहता है मुझे किसी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट मेरा फैसला कीजिए। तो फिर वे उसको ऐसे ही फ्री कर देते हैं कि जाओ, अभी तुम जमानत के बिना फ्री हो। लंच के बाद फिर से कोर्ट लगता है। कोर्ट लगने के बाद फिर वे कहते हैं कि अभी हम आपका कुछ दिनों तक क्या फैसला नहीं सुना सकते, हम आपको बिना किसी मुकदमे के अभी रिहा कर देते हैं। तो फिर गांधी को भी रिहा कर देते हैं और यहाँ से शुरुआत हो गई थी जीत की। यानी कि जो उनके डर था चंपारण के लोगों के दिलों में, वो अब ख़त्म होने लगा था। अब जैसा कि उन्होंने टेलीग्राम किया था राजेंद्र प्रसाद के पास, और राजेंद्र प्रसाद अपने साथ अच्छे अच्छे वकील लेकर आ गए। वे कौन कौन से वकील थे, या कह सकते हैं कौन कौन से लॉयर्स थे? एक तो थे राजेंद्र प्रसाद, उनमें राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन थे? ब्रज किशोर बाबू। एक थे मौलाना मजरुल हक, एक ये थे, और कुछ और भी थे। गांधी से बातचीत की। अब गांधी ने इन सभी से कहा, क्या कहा कि भैया आप एक बात बताइए, अगर मुझे जेल हो गई, मैं जेल में चला गया, तो तुम क्या करोगे? तो वे कहते हैं सभी कि भैया अगर आप जेल में चले गए, गांधी से कहते हैं अगर आप जेल में चले गए, भाई हमें तो कोई एडवाइस देने वाला नहीं है ना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम भी अपने घर चले जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम भी घर पे चले जाएंगे। अगर आप जेल जाते हैं तो हम भी घर चले जाएंगे। तो फिर गांधी कहता है चलो तुम तो घर चले जाओगे, अब जब ये शेयर क्रॉपर है इनका क्या होगा, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो इस बात पर फिर ये जितने भी है सभी राजेंद्र प्रसाद से डिस्कस करते हैं। और राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं आप एक बात देखिए, ये कोई गांधी है जो हमारे लिए, हमारे यहाँ का भी नहीं है, गुजरात का है, यहाँ पे हमारे लिए लड़ रहा है ना, और आप अलग अलग जिलों से हैं, और जब पता चलेगा कि ये सब भाग खड़े हुए तो कितनी शर्मिंदगी होगी। तो फिर वे वापस गांधी के पास जाते हैं और गांधी से कहते हैं देखिए गांधी जी, अगर आप जेल में जाते हैं तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल में चले जाएंगे। तो फिर गांधी कहता है कि आज हमारे सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई। सभी से कहते हैं चलो ठीक है, अब जब हम जाएंगे ही जेल में, तो वे कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कौन किस टाइम क्या करेगा, अपने को सरेंडर करेगा। तो फिर वो उन सब को पर्ची पर लिख लेता है कि किस किस को किस टाइम सरेंडर करना है। अब कुछ दिनों बाद होता यह है, गांधी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक लेटर मिलता है। उस लेटर में ये लिखा रहता है कि जो लेफ्टिनेंट थे, कौन थे? जो लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने इनके खिलाफ केस किया था, उनका नाम था एडवर्ड गेट। क्या था उनका नाम? एडवर्ड गेट। ये थे लेफ्टिनेंट, इन्होंने इनके खिलाफ केस किया था। पे लिखा था कि इन्होंने अपना जो केस है आपके खिलाफ वो रद्द कर दिया है, वे आपके खिलाफ कोई केस करना
नहीं चाहते। और अब क्या करता है गांधी जी? गांधी जी मोतिहारी में है और यहाँ पर बैठकर ये क्या करते हैं, एक हेड ऑफिस तो बना ही लिया था इन्होंने। अब यहाँ पर ये शिकायतें आनी शुरू होती हैं और इनके पास लगभग 10,000 शिकायतें इनके पास आती है। किसकी? किसानों की। और उन सब का ये क्या बनाने लगते हैं? उन सब का ये बनाने लगते हैं सबूत, अच्छा प्रूफ बनाने लगे। और इससे जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे वे सब कांपने लगे और वे विरोध करने लगे इनका। जून में क्या होता है, एडवर्ड गेट्स ने इनको बुलाया। बुलाने के बाद इनकी 4 मुलाकात हुई। 4 मुलाकात में एडवर्ड गेट्स ने कहा हम एक कमीशन, एक आयोग बनाते हैं, ठीक है, आप किसानों की तरफ से लड़ना और ये लैंडलॉर्ड की तरफ से लड़ेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसा होता है और फाइनली जांच बैठ जाती है और जांच बैठने के बाद जितने भी लैंडलॉर्ड थे सभी गिल्टी पाए जाते हैं। अब लैंडलॉर्ड कहते हैं गांधी से कि भैया आप हमें ये बताइए कि हमें आपको कितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है। तो गांधी कहते हैं, तो गांधी की तरफ से डिमांड आती है कि हमें कम से कम 50% तो चाहिए। अब वे खुश हो जाते हैं 50% का नाम सुनकर, क्योंकि उन्हें डर था कि ये तो हमसे पूरे 100% लेंगे। तो कहते हैं कि भाई हम 50% नहीं दे सकते। तो गांधी कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप 25% दे दीजिए। तो 25% पर डन हो जाती है बात। कितने पर? 25% पर गांधी ने कह दिया। और सभी हक्का बक्का रह जाते हैं कि गांधी क्या बावला हो गया, 25% कह रहा है जब ये 50% देने को तैयार थे। तो गांधी कहता है कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, द डिग्निटी सेल्फ रेस्पेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप ये देखिए, पैसा नहीं इम्पोर्टेंट है, अब ये देखिए आपके सामने झुक गए हैं, आपसे कह रहे हैं भैया माई बाप बताइए कितना पैसा देना है। ये डरने लगे आपसे, क्योंकि इनको पता चल गया था इनके ऊपर भी कोई ना कोई कानून है। और इसलिए अब ये वहाँ से बहुत से तो लैंडलॉर्ड है जिन्होंने अपनी जो एस्टेट है वे छोड़ दिए थे हमेशा हमेशा के लिए। अब किसानों की ज़मीन किसानों के पास वापस आ गई थी, 15% का एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया था, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। इसके साथ अब गांधी ने ये काम तो पूरा कर लिया। अब गांधी कहता है कि मेरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था। मेरे जीवन का क्या था? टर्निंग पॉइंट था। इसलिए था क्योंकि मेरे देश में मुझे कोई ये आदेश नहीं दे सकता कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। देश मेरा है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। तो बस गांधी कहते हैं कि मुझे लगता था कि कुछ महीने लग जाएंगे, लेकिन इसने मेरे जीवन का 1 साल ले लिया चंपारण के एपिसोड ने। अब ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। गांधी ने देखा था अनटचेबिलिटी को, अब उसको ख़त्म करना था। अब गांधी ने क्या देखा कि चंपारण में जो हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, इन सब सोशल बैकवर्डनेस है। और इन सब को देखते हुए गांधी जी अब इस बुराई को ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं। गांधी जी क्या देखते हैं कि चंपारण में जो इंसान थे उनकी जो हेल्थ थी बहुत ख़राब थी, बहुत बेकार दिशा थी उनकी। तो गांधी जी वहाँ पर जो डॉक्टर्स है उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वॉलेंटियर के रूप में, वॉलेंटियर क्या होता है, अपनी इच्छा से आप 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक यहाँ पर आप इनका इलाज कीजिए, 6 मंथ्स तक। अब वे उनका इलाज करने लगता है, लेकिन उस समय सिर्फ 3 ही दवाइयाँ थी। रोग कोई भी हो 3 दवाई दी जाती थी। वे 3 दवाई कौन कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थी कैस्टर ऑयल। क्या था? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल होता है आपका जैतून का तेल। उसके बाद थी कुनैन। कुनैन के बाद सल्फर पेस्ट, सल्फर का पेस्ट, गंधक का पेस्ट, ये था। अब ये कैसे दी जाती थी? अगर किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उसको कुनैन कैस्टर ऑयल दिया जाता था। अगर किसी को बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो उसको कैस्टर ऑयल प्लस कुनैन दिया जाता था। अगर किसी को चर्म रोग हो जाता था, दांत खाद खुजली हो जाती थी, तो उसको कैस्टर ऑयल प्लस सल्फर का पेस्ट दिया जाता था। ये चीज़ें दी जाती थी। अब ये काम तो इन्होंने शुरू कर दिया। इसने टेलीग्राम भेजा आश्रम, और टेलीग्राम आश्रम भेजा तो वहाँ से इंसान आए हेल्प करने के लिए गांधी की। तो गांधी का बेटा भी आया। गांधी का कौन आया? बेटा आया, जिसका नाम था देवदास, सबसे छोटा बेटा आया। इसकी पत्नी आई। कौन आई इसकी पत्नी? कस्तूरबा गांधी। कहाँ से? वहाँ से आती है आश्रम से, गुजरात से। कुछ पुणे से आते हैं, कुछ बॉम्बे से आते हैं। ये क्या कुछ टीचर्स को कहते हैं कि आप भी काम पे लग जाइए। तो कुछ टीचर्स थे, एक का नाम था महादेव देसाई, महादेव देसाई, और एक थे नरहरि पारिक, और इनकी पत्नियां कुछ बॉम्बे से आए, कुछ पुणे से आए, कुछ आसपास से आए। तो ये गांधी के क्या बन गए? भक्त बन गए, और खुद ही
इन टीचर्स ने वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया और 6 गांव में, कितने गांव में, 6 विलेजेस में स्कूल खोले गए, सैनिटेशन की व्यवस्था की गई और यहाँ पर उनको सिखाया गया कि कैसे आप अपने शरीर की, खुद की कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी ने साफ़ सफाई के दिखाए। तो अब गांधी जी कहते हैं ये सब काम तो शुरू हो गया। अब गांधी जी कहते हैं भाई कस्तूरबा से, देखो ये जो औरतें हैं इनकी साड़ी अच्छी नहीं है, फटी हुई है, आप इनको से बात कीजिए। तो गांधी की बात सुनकर कस्तूरबा किसके पास जाती है, एक औरत के पास जाती है, उसको लेकर अपनी झोपड़ी में जाती है और दिखाती है देखो हमारे पास एक ही कपड़ा है, हम क्या करें, एक ही साड़ी है, या तो हम पहन सकते हैं, धो सकते हैं, इससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद गांधी लगातार कहाँ पर, लगातार जुड़ा रहता था आश्रम के साथ, टेलीग्राम करता रहता था कि वहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में देखता रहता था और इस प्रकार वो गांधी जी यहाँ पे काम कर देते हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं, चंपारण का एपिसोड शुरू हुआ ही था, ये तो काम हो गया फाइनल। अब आखिर में एक बात कहते हैं कि जब ये चंपारण का एपिसोड शुरू हुआ ही था, इंग्लिशमैन थे, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था C.F. एंड्रूज। क्या था, C.F. एंड्रूज, यानी कि इनको कहते हैं चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। ये एक इंग्लिश पैसिफिक्स थे और ये गांधी के फैन थे बड़े ज़बरदस्त वाले। और ये चंपारण का एपिसोड शुरू ही हुआ था कि ये इसके पास आए, किसके पास, गांधी के पास, इनसे बातचीत करने के लिए। गांधी जी के फॉलोवर थे अच्छे वाले, डिसिपल थे। गांधी जी के कहने आए कि भाई मैं गांधी जी जा रहा हूँ एज ए वॉलेंटियर, कहाँ पर, फिजी आइलैंड पर। कहाँ पर जा रहा है, फिजी आइलैंड पर। वहाँ पर मुझे सेवाएं करनी है, क्योंकि आशावादी थे और शांतिवादी थे, तो इसलिए वहाँ पे जाते हैं। तो ये इनसे हाय हेलो करने आए थे। लेकिन जो ये वकील थे उस टाइम, वे गांधी के पास आते हैं, गांधी जी कितना बढ़िया मौका है, अंग्रेज है, अपने साथ मिला लो, बढ़िया काम होगा और फटाफट जीत जाएंगे। तो गांधी जी तभी क्या कहते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कमजोरी देख ली थी किनकी, इनकी, चंपारण वालों की। तो वे कहते हैं नहीं भाई, लड़ाई हमारी है, हम खुद लड़ेंगे, ऐसे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं कि गांधी जी पहले ही जान चुके थे कि हमारी मंशा क्या है, रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है। और उन्होंने एक सपना देखा था आत्मनिर्भर भारत का, कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने ना झुके, जो उन्होंने सपना पूरा कर दिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।